आज हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में। वैसे तो हिंदी साहित्य के प्रारंभ में संवत 1050 से 1375 तक जिस साहित्य की विविध रूपों काव्य रूपों में रचना हुई उसे आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। इस युग का वह साहित्य जो प्रारंभ में अपने अंदर अपभ्रंश साहित्य के अवशेषों को संजोए हुए है तथा बाद में स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा को समर्पित हुआ है, वीर रस की धारा को संजोए हुए, प्रेम सौंदर्य का श्रृंगार किए हुए, भक्ति नीति उपदेश से संयमित होते हुए, लौकिक मनोरंजन का दामन थामे हुए यह हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। यह साहित्य सागर का उत्स है। हिंदी साहित्य गंगा हेतु ये गंगोत्री है। इस साहित्य के विकास समृद्धि में योगदान करने वाले जैन सत्य अहिंसा त्याग और वैराग्य के पक्षधर है, तो दूसरी ओर चारण भाट ऐसे भी हैं जो वीर एवं श्रृंगार रस में डूबकर जीवन सत्य मुक्ता को प्राप्त करने में नहीं चूकते। जंत्र मंत्र जादू टोने उलटबासियों तथा नारी संसर्ग की हामी भरने वाले वज्र यानी सिद्ध है, तो उन पर अंकुश लगाने वाले संयम सदाचार इंद्रिय निग्रह गुरु का महत्व काम वासना से कोसों दूर रहने वाले हठ योगी नाथ भी है, जो साहित्य को असंतुलित होने से बचाते रहे हैं। इनसे अलग एक काव्य धारा वह भी बहती हुई दिखाई पड़ रही है जो युद्ध श्रृंगार एवं शुष्क कठोर धार्मिकता से हटकर जनसाधारण का मनोरंजन कर रही है। अतः आदिकाल का संपूर्ण साहित्य अपने आप में एक अपनी विशेषता है। इसे किसी अन्य उपकरण या अलंकार की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रवृत्तियों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करने हेतु आदिकाल हमारे सामने आता है। ऐसे मुख्य रूप से अगर इसकी प्रवृत्तियों की ओर देखा जाए या इसकी विशेषताओं के बारे में विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि आदिकाल की सबसे पहली विशेषता है उसकी विविधता। विविध काव्य रूपों एवं भावों पर आधारित साहित्य इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। रासो काव्य, रास काव्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक मनोरंजक गद्य पद्य साहित्य की प्राप्ति इसकी विविधता को ही तो स्पष्ट करती है। भले ही आचार्य शुक्ल ने धार्मिक साहित्य कहकर जैन सिद्ध नाथ साहित्य की गिनती नहीं की हो, परंतु सच्चाई तो यह है कि आदिकाल का वास्तविक साहित्य ही यह है जो प्रामाणिक भी है और लोक चित्रवृत्ति को भी अभिव्यक्त करता है, क्योंकि वो लोक से जुड़ा हुआ है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता जो हमारे सामने आती है वह है अप्रामाणिक और संदिग्धता। भाई आदिकाल के साहित्य में कुछ साहित्य ऐसा भी उपलब्ध है जो विद्वानों की नजर में या तो अप्रामाणिक है या आदिकाल के बाद की रचना है। यह कारण पैदा हुआ इन काव्यों में उल्लेखित घटनाओं प्रसंगों नामों स्थानों युद्धों आदि की तिथियों का इतिहास की तिथियों से मेल ही नहीं खाने से। इन ग्रंथों में शायद राजासित कवियों की कल्पना से एक दूसरे राजा के प्रति ईर्ष्या से या अन्य कारणों से कुछ अनमेल प्रसंग आ गए हैं जिन्हें प्रक्षेपित अंश कहा जाता है। इसी कारण यह काव्य अनैतिहासिक व अप्रामाणिकता की श्रेणी में भी आता चला गया। यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, प्राकृत पेंगलम आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हुए भी अलग अलग प्रसंगों घटनाओं आदि के आधार पर आज तक अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तीसरी मुख्य बात है इसका वर्ण विषय। आदिकालीन साहित्य की तीसरी प्रमुख विशेषता उनके वर्ण विषयों का विस्तार से चित्रण होना है। ये चाहे वीर गाथाएं हो, चाहे धार्मिक दोहे हो, चाहे नायरी चित्रण के रूप में हो या फिर युद्धों का वर्णन हो, संयोग हो वियोग हो, प्रकृति या प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन से जुड़े सभी पक्षों का चित्रण कवियों के वर्ण विषय बने हैं। और आगे जो दूसरी विशेषता हमारे सामने आती है तो वह है उसका प्रकृति चित्रण। आदिकालीन साहित्य में प्रकृति चित्रण छायावाद के काव्य के समान तो नहीं हो पाया है। अधिकतर साहित्य या तो राजयाचित रहा या धार्मिकता के साये तले पला, अतः स्वतंत्र रूप से प्रकृति का चित्रण इसमें नहीं हो पाया। जहाँ प्रकृति का चित्रण हुआ भी है तो आलम्बन के अतिरिक्त उद्दीपन के रूप में ही अधिक हुआ है। कहीं कहीं तो कवि प्राकृतिक वस्तुओं का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है कि पाठक पेड़ पौधे नदी नाले पर्वत पशु पक्षी फल फूल आदि के नाम गिनता गिनता नीरसता का अनुभव करने लगता है। एक अन्य विशेषता जो आदिकाल की हमारे सामने आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है युद्धों का सजीव चित्रांकन। रासो काव्यों के अतिरिक्त राजशासित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का दोनों स्थितियों में बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है। शांति के समय कवि दानवीरता धार्मिकता यश रूप सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, तो युद्ध के दौरान आंखों देखा हाल राजा के वीरों के पराक्रम तीर तलवारबाजी शत्रु पर धावा शत्रु पर विजय आदि का ऐसा चित्रण किया है कि पाठकों के सामने दृश्य सजीव बन पड़ते हैं। तभी तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदिकालीन कवियों के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कलम होती थी। एक अन्य विशेषता है नारी की दशा।
आदिकालीन साहित्य में सामाजिक दृष्टि से नारी की दशा दयनीय थी। सिद्ध साहित्य के अनुसार सिद्धों में नारी को केवल उपभोग व काम की वस्तु मान लिया गया था। सती होना, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आम बात थी। उधर वीर रसात्मक साहित्य में भी नारी को राज्याश्रित कवि अनायास ही युद्धों के अखाड़ों में ला खड़ा किया करते थे। किसी सुंदरी कन्या या स्त्री को लेकर अपहरण या युद्ध का छिड़ जाना उस काल की एक प्रवृत्ति बन गई थी। हर एक ऐसी घटना के साथ कवि नारी का संबंध अवश्य ही जोड़ दिया करते। वह कहीं प्रेम या श्रृंगार की मूर्ति बना दी गई तो कहीं वियोगनी। लेकिन इसी साहित्य में नारी के रमणीय रूप से अलग उसका त्याग एवं वीरांगना का रूप भी कहीं कहीं दर्शाया गया है, जो अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। बीसल देव रासो, राहुल वेल, संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो आदि में नारी का सम्मान एवं गौरव हमें सुरक्षित दिखाई देता है। एक अन्य विशेषता है राष्ट्रीय भावना की कमी। इस साहित्य की एक अलग विशेषता जो अखरती है वह तत्कालिक रजवाड़ों का युग था। संपूर्ण राष्ट्रीय एकता की भावना की बात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो खत्म हुई समझो। राजाओं की पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष ने इस कमी को और बढ़ा दिया। एक राजा पर बाह्य आक्रमण यदि हो तो दूसरा या तो चुप बैठा रहता था या फिर आक्रमणकारी का साथ देकर अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। ऐसे वातावरण में 50-100 गांवों को ही राष्ट्र मान लिया जाता था। अतः एक राष्ट्रीय भावना की कमी साहित्य में तो अवश्य हमें देखने को मिलती है। एक अन्य विशेषता के रूप में हमारा ध्यान जाता है इस काल के काव्य रूपों के ऊपर। जहाँ तक इस काव्य में साहित्य की जो प्रमुख रूप से है प्रबंध और मुक्तक रूप में ही लिखा गया साहित्य। प्रबंधात्मकता के दर्शन जैन साहित्य में मिलते हैं, रासो काव्यों में भी मिलते हैं। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो में जहाँ प्रबंधात्मकता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो सिद्धों, नाथों एवं लौकिक साहित्य में मुक्तक काव्य अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। यही बात विद्यापति के काव्य में देखें तो वहाँ हमें गेयता के दर्शन होते हैं। एक अन्य विशेषता यह है कि लोक जीवन का चित्रण आदिकाल के साहित्य में हुआ है। राजाओं के दरबार में आश्रित कवियों द्वारा लोक जीवन को चित्रित करने की और उतना तो ध्यान नहीं दिया गया जितना कि युद्ध वर्णन में दिया गया, लेकिन यदा कदा सामान्य जनता के सुख दुख का चित्रण अनायास इस साहित्य में हो गया है। और कुछ प्रबंध काव्यों में तो राजस्थानी जनजीवन एवं सांस्कृतिक रंग रूप के चित्रण अवश्य देखे जा सकते हैं। एक और विशेषता है इस काव्य की, वह है इसका रस का चित्रण। कौन से रस का चित्रण किया गया? रस की दृष्टि से साहित्य में श्रृंगार और वीर रस दोनों की समान रूप से धारा बही है। रासो काव्यों में वीर रस है तो श्रृंगार रस भी उतनी ही गरिमा के साथ हमें मिलता है। धार्मिक साहित्य में शांत और निर्वेद रस का भी प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त भयानक, रौद्र, वीभत्स रस का प्रयोग युद्धों के वर्णनों में देखा जा सकता है। संदेश रासक, ढोला मरवण, बीसल देव आदि में श्रृंगार की जो परंपरा संयोग और वियोग को साथ लेकर चली है वह भक्ति काल एवं रीति काल का मार्ग प्रशस्त करती हुई दिखाई पड़ती है। आदिकाल की एक अन्य विशेषता है इसमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग जमकर किया गया है। प्रीतम के पास संदेश भेजना, स्वप्न दर्शन, सुख सुखी संवाद, नक्षिक वर्णन, दूत संदेश कार्य, स्वकिया, परकिया आदि कथानक रूढ़ियों का आदिकालीन काव्य में भरपूर प्रयोग हुआ है, जो इस काव्य की एक अनूठी विशेषता है। अब एक अलग विशेषता भाषा के स्तर पर डिंगल पिंगल भाषा की दो रचना शैलियां आदिकाल में हमें मिलती है। विशेषकर रासों एवं वीररसात्मक काव्यों में चारण भाट कवियों द्वारा डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि अन्य प्रेम, श्रृंगार, माधुरी भाव को लेकर चलने वाले काव्यों में पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। एक अंतिम विशेषता आदिकालीन काव्य में छंदों के आधार पर। आदिकाल के साहित्य में प्रमुख रूप से छंद दुहा यानी कि दोहा रहा। पाहुड़, दुहा और अब्रज काव्यों से निकली दोहे की धारा जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य से होते हुए भक्ति काल के कबीर आदि निर्गुण संतों एवं रीति काल के बिहारी तक को आज प्रभावित करती रही है। दोहा के अतिरिक्त चौपाई, दुहा और चौपाई को मिलाकर कड़वक छंद का निर्माण, अरिल, रोला, छप्पय, पद्धरी आदि छंदों का प्रयोग भी आदिकाल में हुआ और आदिकालीन साहित्य निरंतर इससे समृद्ध और संपन्न होता रहा।